हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक ओवरव्यू से शुरू करते हुए लास्ट के तक सारे प्रोसेसेस जानेंगे। आपकी एनसीईआरटी ने पहले ही पैराग्राफ में कुछ प्रोसेसेस का नाम बहुत क्लियरली मेंशन करके रखा है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है थोड़ा सा। कि सबसे पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन आता है बीच में, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपने क्या देखा था, गेमेटोजेनेसिस और गेमेट ट्रांसफर। तो इंसेमिनेशन ह्यूमंस के केस में गेमेट ट्रांसफर ही इंसेमिनेशन है। गेमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। उसके बाद इंसेमिनेशन जो है, ये है ट्रांसफर ऑफ sperm into the female reproductive tract। ठीक है, यही है इंसेमिनेशन। अब जब इंसेमिनेशन हो गया उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। और मेल और फीमेल गेमेट का नाम क्या क्या है, मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, और तो फिर उसको इम्प्लांट भी करना होगा। तो उसका अटैचमेंट ऑन यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कुछ टाइम तक चलता रहता है, जिसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब एम्ब्रियो का पूरा पूरा डेवलपमेंट होने के बाद, आ जाता है चाइल्ड बर्थ का टाइम। और चाइल्ड बर्थ को ही कहा जाता है पार्चुरेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो गेमेटोजेनेसिस यानी कि गेमेट्स का फॉर्मेशन मेल में अलग और फीमेल में अलग होगा। तो उसको जानने से पहले हम पहले पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। इवेंचुअली वी विल मूव ऑन टू गेमेट का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टेस्टिस दिखता है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सबसे पहले आते हैं टेस्टिस के बारे में कुछ कुछ चीजें जानते हैं। टेस्टिस का साइज क्या है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर की होती है और ब्रेथ 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि ये ओवल शेप्ड होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में होता है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब आउटसाइड abdominal कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रह रहा है, ये एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं रह रहा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि टेस्टिस को स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो यहां हम लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर। इसीलिए आपका टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, सो दैट बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहे और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपरली हो पाए। अब हम वापस आ जाते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के ऊपर। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं जान। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होती है, और हर टेस्टिस के अंदर हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं।
सॉरी, सबसे पहले उससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि हर टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, ये हर टेस्टिस में 250 है, मतलब दोनों मिलाकर के 500। 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हर टेस्टिस के अंदर। अब हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन फाइनली होने वाला है। तो हर टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स थे। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के पास लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, वो जाकर के हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाला है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड की जो लाइनिंग है, वो 2 तरह के सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। ये 2 तरह के सेल्स कैसे? इसके पास होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होता है मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल ही आगे मियोसिस करके आपका स्पर्मेटोगोनिया बनाने वाला है। उसके बाद बचता है आपके पास सर्टोली सेल। सर्टोली सेल अब इसके पास है, जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए, आपका स्पर्म बनाने के लिए नरिशमेंट भी तो चाहिए, जो उसको आसपास में सर्टोली सेल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो कि फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फर्दर स्पर्मेटिड बनेगा, एंड देन स्पर्मेटोजोआ, और यही स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनेगा। और पास में सर्टोली सेल ये वाले हैं, जो कि नरिशमेंट का काम करते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले एक और बात जानते हैं। इससे पहले एक और बात यह है कि जो आपका बीच में जो स्पेस बचता है आपके इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास, जैसे हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के पास 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, इस बीच में कुछ स्पेस बच रहा होगा। तो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास जो स्पेस है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग लीडिग सेल्स कहते हैं। लीडिग सेल्स का काम क्या होता है? लीडिग सेल्स एंड्रोजन्स बनाते हैं। एंड्रोजन्स इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स। एंड्रोजन पूरा का पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। सबसे पहले हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के पास 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मियोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो स्पेस है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर के सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल कहते हैं। लेडिग सेल एंड्रोजन सिक्रीट करता है। इतनी बात थी हमारी बेसिक सी इनके टेस्टिस के बारे में जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें जानते हैं टेस्टिस के बारे में। अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो हमने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। कैसे? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसकी इनसाइड पे लाइनिंग होती है मेल जर्म सेल की और सर्टोली सेल की, और बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लेडिग सेल्स होते हैं। और यहाँ पे जब स्पर्म बनता है, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ निकल करके सेमिनिफेरस से स्पर्मेटोजोआ सबसे पहले जाता है यहाँ रेडी टेस्टिस में। ये तीनों लगभग हर टेस्टिस के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, हर लॉब्यूल के अंदर। तो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो एक सेमिनिफेरस, यहाँ पर एक लॉब्यूल मान के चल लो, और ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे जब स्पर्मेटोजोआ बना, वो वहां से पहले आता है, सबसे पहले यहाँ बना, उसके बाद रेडी टेस्टिस के थ्रू होते हुए पहुंचता है वासा इफ्रेंशिया के पास, ये थर्ड आ गया, और वासा इफ्रेंशिया से जाता है इपिडिडाइमिस के पास, ये आ गया फोर्थ। उसके बाद यहाँ एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है, जहां पर सेमाइनल वेसिकल से भी कुछ सिक्रीशंस आते हैं, एंड टुगेदर इट फॉर्म्स इजैकुलेटरी डक्ट। उसके आगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर से हमारा इधर आता है, और ये इस जंक्शन को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। टुगेदर दे फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी। तो स्पर्म के का पूरा रास्ता इस तरीके से है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से डायग्राम बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ, जो कि पहले गया रेडी टेस्टिस के पास, देन वासा इफ्रेंशिया से निकल करके इपिडिडाइमिस के पास, देन एम्पुलरी रीजन होते हुए सेमाइनल वेसिकल से उसके सिक्रीशंस को लेते हुए, और यूरिन का भी लाइक साथ में एक साथ मिलाते हुए यूरेथ्रल मीटस में पहले यूरिनरी ब्लैडर का लाइन आकर के मिला, एंड टुगेदर दे फॉर्म यूरेथ्रल मीटस, और वो बाहर बॉडी से एक्सटेंड कर जाता है। अब देखते हैं हम लोग एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को। इस डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पर और भी कई सारे हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं जिनको एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनके भी सिक्रीशंस आकर के हमारे स्पर्म के साथ मिलते हैं, एंड फर्दर दे कंस्टिट्यूट द सीमेन। इनको इन तीनों के सिक्रीशंस को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा, यूरिन और स्पर्म, ये तीनों एक साथ ही पास होते हैं इधर से। जब ये सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाता है, दैट बिकम्स सीमेन, विच इज एंड द सेमाइनल प्लाज्मा बहुत ही रिच होता है कैल्शियम में, फ्रक्टोज में और कुछ एंजाइम्स में। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यूरेटर है जो कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है। ये वास डिफरेंस है जो कि स्पर्म को लेकर के आ रहा है। इधर आपका सबसे पहले क्या था? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पहले स्पर्म आया, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, फिर इपिडिडाइमिस, और उसके बाद वास डिफरेंस के पास फिर सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशंस को लेकर के इधर यूरेटर के भी सिक्रीशंस मिलकर के इधर आते हैं बाहर, इधर पेनिस में आकर के मिल जाते हैं। और ये जो है पेनिस एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो बल्ज पार्ट है, उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, जिसको फोर स्किन कहते हैं। इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी लिखती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन। आगे चलते हैं। फिर हमने ये वाला देखा, या पहले कैसे? पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, फिर सेमाइनल वेसिकल के कुछ सिक्रीशंस, इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद ये बनाता है यूरेथ्रल मीटस, जो कि पेनिस के थ्रू बाहर आता है। यहाँ पर सेमाइनल प्लाज्मा किसको कहते हैं? सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल
प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो कि रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स होता है। साथ ही साथ ये पेनिस को लुब्रिकेशन भी देता है, गिव्स लुब्रिकेशन टू पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इतनी बातें थी और हमने देख लिया स्पर्म का फॉर्मेशन। उसके बाद अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ओवरी। ये जो बीच का जगह है, ये आपका यहीं पर ही मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे यूटराइन, ये कैविटी है, यहाँ यूटराइन लाइनिंग है, ये सर्विक्स है, ये सर्वाइकल केनाल है, ये वजाइना है। सर्वाइकल केनाल और वजाइना मिला करके बर्थ केनाल बनाते हैं, आगे जो कि हम पढ़ने ही वाले हैं। ये फिम्बरी है, जो कि ओवरी हर मंथ अल्टरनेट ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है और फिम्बरी उसको कैच करके फेलोपियन ट्यूब में लाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फेलोपियन ट्यूब है। हर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, दो ओवरी होती है, एक यूटरस होता है। यूटरस के एंड को सर्विक्स कहते हैं, ये सर्वाइकल केनाल है, ये वजाइना है। फेलोपियन ट्यूब में तीन जंक्शंस होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। एम्पुला सबसे ब्रॉडर रीजन होता है और यहाँ पर ये जो यूटरस की लाइनिंग है, जिसको यूटराइन लाइनिंग भी कह सकते हैं, यूटराइन लाइनिंग तीन लेयर्स की होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, इतनी बातें ओवरऑल हैं। इसके बाद हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं कि पहले नीचे आते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कुछ बातें ओवरी के बारे में। ओवरी तुम्हारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर। फेलोपियन ट्यूब इसके बाद होता है, जो कि है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट ही फेलोपियन ट्यूब है, सेम बात। ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब आर सेम थिंग। तो ओविडक्ट, यूटेरस और विजाइना, ये तीनों मिलाकर के एसेसरी डक्ट्स हैं, ये तीनों मिलकर के एसेसरी डक्ट है। उसके बाद ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो क्या फीमेल गेमेट बनाएगा, इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। साथ ही साथ ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जिनको स्टेरॉइड या ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये यूटराइन वॉल्स में हमने देखा था कि ये जो यूटराइन वॉल्स थे, ये यूट्रस जो है, यूट्रस को ही हम वोम्ब भी कह सकते हैं, वोम्ब भी कह सकते हैं। ये जो तीन लाइन्स थे, इंडो, मायो और पेरी। इंडो सबसे अंदर की लेयर, नाम से ही पता है, मायो बीच की लेयर, पेरी बाहर की लेयर। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जो है ये सबसे इस तरफ होगा, सबसे अंदर की तरफ। तो साइक्लिकल चेंजेस इसी एंडोमेट्रियम में आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंडोमेट्रियम undergoes cyclical changes during menstrual cycle। और जो मायोमेट्रियम है, this undergoes strong contractions during childbirth। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इतनी बातें हैं हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ हम देखते हैं पहले यहाँ पर, अच्छा इससे पहले हमें एक और चीज देखनी होगी, वल्वा के बारे में। आपके एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे के रखा है, जिसमें ऐसे पहले तो मॉन्स प्यूबिस होता है, जो कुशनी स्ट्रक्चर होता है और जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स आते हैं। उसके नीचे इस तरह से फोल्ड्स ऑफ स्किन होता है। तो जो बाहर की फोल्ड है उसको लेबिया मेजोरा कहते हैं और अंदर की जो स्किन है इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। और यहाँ पर ये मॉन्स प्यूबिस होता है इस तरफ। और ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग
दिस ओपनिंग इज वजाइनल ओपनिंग। ये पार्शियली कवर्ड होता है विथ हाइमेन। हाइमेन, दिस इज पार्शियली कवर्ड विथ हाइमेन। HYMEN, hymen. Hymen may be persistent or may not be persistent in few females. It might be broken due to sudden fall or jolt. तो कुछ जोर से गिरने से भी ये टूट सकता है। तो हाइमेन के बारे में ये बात पहले मानी जाती थी कि हाइमेन is broken during first intercourse, first coitus, but that is not true. It might be broken due to fall or jolt or some sports. इसके अलावा देर इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा के जंक्शन के ऊपर, जिसको हम क्लिटरिस कहते हैं। जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबिया माइनोरा। इसके नीचे यहाँ पर आपका यूरेथ्रा होता है। इन फीमेल्स यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग आर डिफरेंट, बट इन मेल्स द पैसेज ऑफ यूरिन एंड द पैसेज ऑफ स्पर्म इज सेम। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर। मैमरी ग्लैंड की डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी की है। यहाँ पर ये फैट है, बाहर फैट की लेयर होती है। उसके बाद ये जो इधर आपको दिख रहा है ये मैमरी लोब्स है, ईच लोब है। उसके बाद हर लोब में एल्वियोलाई होता है। हर लोब के अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो एल्वियोलाई होते हैं। उसके बाद ये जो एल्वियोलाई है उसके नीचे मैमरी डक्ट है, ये वाला। बहुत सारे जो ये मैमरी डक्ट्स थे ये एम्पुला बनाते हैं, और बहुत सारा एम्पुला एक साथ मिलकर के लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, जहां से मिल्क इज सक्ड आउट। बाहर के स्ट्रक्चर को निपल कहते हैं। इसके साइड में जो ये डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है उसको एरियोला कहते हैं। ये आपका रिब है, रिब के बीच के जो मसल्स हैं, मसल बिटवीन रिब्स, इनको इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, क्योंकि ये रिब्स के बीच के मसल्स हैं। ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। ये आपके एनसीईआरटी की डायग्राम है। अभी ये यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है मैमरी लोब के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। अब मिल्क का जो रास्ता है आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड, मिल्क कैसे पास ऑन करेगा? पहले एल्वियोलाई से निकल के मैमरी ट्यूब्यूल के पास। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स एक मैमरी डक्ट में खुलते हैं, फिर बहुत सारे मैमरी डक्ट एक मैमरी एम्पुला में खुलते हैं, और मैमरी एम्पुला मिलकर के लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है, जहां से मिल्क इज सक्ड आउट। मिल्क यहां से सक्ड आउट। इतनी बातें थी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग गेमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गेमेटोजेनेसिस देखने से पहले हम पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर यहां पर है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे ऊपर यहाँ पर एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो बाहर ओवम की बाहर की वॉल को पेनिट्रेट करने में स्पर्म की मदद करता है। उसके बाद स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है, जहां पर क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद का जो पार्ट है दैट इज नेक, जो कि जोड़ता है मिडिल पीस को हेड से। उसके बाद मिडिल पीस है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? क्योंकि एनर्जी सोर्स चाहिए, क्योंकि स्पर्म को मोटाइल होकर के स्विम करके जाना है, ओवम के पास पहुंचना है। यहाँ देखते हैं ये गेमेटोजेनेसिस का पूरा स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोगोनियम होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से जिसको डिवाइड करना है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द सेम थिंग, एक ही बात है। इसकी प्लॉइडी लेवल 2n है। अब मियोसिस 1 करके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है, जिसकी प्लॉइडी लेवल n बचती है। फिर मियोसिस 2 करके ये स्पर्मेटिड बनाता है, जो कि 4 बनते हैं नंबर में। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स। इसकी भी प्लॉइडी n है। स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं।
एक बार सीक्वेंस वापस से देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, इसी को क्या कह सकते हैं हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जिसके अंदर मियोसिस 1 हुआ तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गया, जो कि 2 इन नंबर हो गए। ये एक था, ये 2 हो गया। इसके अंदर मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है, तो बस नंबर में अंतर आएगा 4। यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे और ये स्पर्मेटिड्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बन जाता है और वो रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर, रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, और इसी को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। इतनी बातें थी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे फीमेल गिमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखने के बाद हमने देखा स्पर्मिएशन के बारे में। स्पर्मिएशन में हमने देखा था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्मेटोजोआ के रिलीज होने को ही हम स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन, ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं oogenesis पे। oogenesis मतलब फीमेल गिमेट का बनना, ओवम का बनना इज oogenesis। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम में हमें देखने को मिल सकता है, सबसे पहले oogenesis में इंपॉर्टेंट बात यह है कि oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। मतलब जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी उसके पास उगोनिया फॉर्म होने लगते हैं। उस टाइम पे 1 से 2 मिलियन उगोनिया फॉर्म हो जाते हैं उसकी ओवरी में, और वो मियोटिक डिवीजन करने लगते हैं। और मियोटिक डिवीजन का जो फेज है प्रोफेज 1, वहां अरेस्ट होके रह जाता है। मतलब मियोटिक डिवीजन शुरू तो होता है लेकिन मियोटिक डिवीजन पूरा नहीं होता, वो उसके मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में आकर के अटक जाता है टिल प्यूबर्टी, टिल द प्यूबर्टी इज रीच्ड। तब तक वो मियोसिस के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है एज प्राइमरी oocyte। ठीक है, अभी ये जो प्राइमरी oocyte है इसके ऊपर कुछ ग्रैनुलोसा लेयर आ जाता है, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर चढ़ जाती है। तो उसके बाद वो प्राइमरी फॉलिकल बना लेता है। धीरे धीरे काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं एक ओवरी में। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके ऊपर और भी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आ जाता है और वो सेकेंडरी फॉलिकल बना लेते हैं। इस डायग्राम में भी देखने को मिल सकता है, ये प्राइमरी फॉलिकल था और भी ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ गई, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब ये टर्शरी फॉलिकल बन गया और भी लेयर्स आ गई। तो टर्शरी फॉलिकल को पहचानते हैं कैसे? उसके में एंट्रम दिखता है, एक खाली कैविटी दिखती है जिसको एंट्रम कहते हैं। ये टर्शरी फॉलिकल और मच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है और ग्राफियन फॉलिकल फर्दर क्या करता है, यहाँ पर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो जाता है। इसका एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte बड़ा होता है, पोलर बॉडी काफी छोटा होता है, और इस तरह से हमारा सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम कहते हैं ये रिलीज होता है और फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओवरी से रिलीज होकर के फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। तो हमने मेल गेमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गेमेट का बनना देख लिया। इसके बाद अभी हम आ जाते हैं वापस इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पे, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis पे आ जाते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में काफी डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू ही होता है प्यूबर्टी पे, लेकिन oogenesis
शुरू होता है क्रोमोसोमल लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन पहला क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें पहला मियोटिक डिवीजन होता है, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी बन गया। उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनता है, जो कि डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ बनाता है, विच इज स्पर्म आपका। क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं, यहाँ तक 46। पहला मियोसिस होते ही 23। यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, देखो यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और 4 स्पर्मेटिड्स। यही 4 स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर के 4 स्पर्म्स बनाते हैं, मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओगोनिया में देखते हैं, पहले प्राइमरी oocyte, इसका पहला मियोटिक डिवीजन होता है, फिर सेकेंडरी oocyte। पहला मियोटिक डिवीजन होने से एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। सेकेंडरी oocyte में भी फिर अगेन अनइक्वल डिवीजन होता है, एक ओवम और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पर एक ओगोने यानी एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, लेकिन मेल्स में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स के बारे में कुछ बातें, स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, यहाँ पर जब प्यूबर्टी आती है मेल्स में, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स का इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, जो कि फर्दर एलएच और एफएसएच की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब ये एलएच और एफएसएच क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको मैं लिख देती हूँ, इट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड दिस इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन काम करता है लेडिग सेल्स पे। लेडिग सेल्स के बारे में हमने पीछे देखा था कि एंड्रोजन रिलीज कराता है, जो कि फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाता है। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। स्पर्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, कि लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ईच कॉइटस के दौरान रिलीज होते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ऑफ अ स्पर्म, इसमें से इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म के 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और इस 60% के 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। तभी जाकर के उस स्पर्म की फर्टिलिटी नॉर्मल, या उस इंडिविजुअल की फर्टिलिटी को नॉर्मल माना जाता है। तो इतनी बातें थी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के बारे में, यानी ओवरऑल गेमेटोजेनेसिस को हमने देख लिया है, यानी कि आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में से गेमेटोजेनेसिस तक का पार्ट अभी तक हो गया है। इसके आगे हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहां पर हम फर्दर पढ़ेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर oocyte का क्या होगा। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो आपके यूटराइन इवेंट्स चलते हैं, साथ ही साथ हार्मोनल लेवल्स भी अलग अलग चलते हैं। तो हार्मोनल लेवल्स भी, ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स और पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल्स अलग अलग चलते हैं। यहाँ पे और भी ओवेरियन इवेंट्स हैं, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स है, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स है और यूटराइन इवेंट्स है। Menstrual cycle is a cycle that occurs in primates, mainly primates. Primates जैसे कि apes, monkeys and humans. ये एक 28 डेज की साइकिल होती है, जो कि 28 डेज की साइकिल होती है, जो कि हर 28 डेज पे रिपीट होती है। इसमें कुछ यूटराइन इवेंट्स चलते हैं, कुछ ओवेरियन इवेंट्स चलते हैं और कुछ हार्मोनल इवेंट्स चलते हैं। यहाँ पर सभी हार्मोन का एक ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले ये शुरू होता है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, जो कि 3 से 5 दिन तक चलती है। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बीच में आता है। यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है धीरे धीरे, एलएच और एफएसएच की मात्रा में इंक्रीमेंट होता है,
जिससे फॉलिकल डेवलप होने लगता है फॉलिकुलर फेज में। यहाँ पे आपके पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल्स हैं और यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स हैं। ये आपका एलएच और एफएसएच है, ये आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। तो यहाँ पर एलएच और एफएसएच की मात्रा में अचानक से सर्ज आता है 14th डे पर, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद ये पार्ट कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस लूटियम ढेर सारे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरॉन का पीक सिर्फ एक बार आता है। ये वाला प्रोजेस्टेरॉन को डिनोट करता है, ब्लू वाला ईस्ट्रोजन को, ये एलएच और ये एफएसएच को, जहां पर नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये है ओवरऑल हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 दिन की साइकिल होती है, जिसमें 4 फेजेस आते हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ जाती है। तो यहाँ पर जब बीच में और इसके बीच में यहाँ पर ओव्यूलेशन आता है। इन द मिड ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे हॉर्मोन्स अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन का पीक 2 बार आता है, प्रोजेस्टेरॉन एक ही बार जब कॉर्पस लूटियम आता है। उसके बाद कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है हमारे एंडोमेट्रियम को, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को वैसा ही होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया जाता है। यहाँ पर इसे दिया गया है फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, बीच में ओव्यूलेशन और शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन के साथ। तो यहाँ से हमारी साइकिल शुरू होती है और यहाँ पर आकर के खत्म। मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में एलएच और एफएसएच की मात्रा बढ़ने लगती है और यहाँ पर एलएच का पीक आता है। एलएच के पीक को एलएच सर्ज भी कहते हैं और इस सर्ज की वजह से यहाँ पर हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो हमारे ओवम को रिलीज कर देता है। ओवम के रिलीज को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा ल्यूटियल फेज आता है, जहां पर कॉर्पस लूटियम, वो जो सेकेंडरी साइड ग्राफियन फॉलिकल, जो मच्योर्ड हमारा फॉलिकल था, उसने ओवम रिलीज किया। जो बच गया वो कॉर्पस ल्यूटियम था और जो कॉर्पस लूटियम है वो वहां पर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा होता है। कॉर्पस लूटियम बड़ा हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, इसीलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। और फिर वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है एंड नेक्स्ट साइकिल कम्स, फिर मेंस्ट्रुएशन एंड देन ऐसे ही नेक्स्ट साइकिल कम्स और ये साइकिल रिपीट हो रहा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बस यही थी कि एलएच और एफएसएच फॉलिकुलर फेज के दौरान बढ़ता है, जिससे एलएच की मात्रा, एलएच का सर्ज आता है 14th डे पर, एलएच सर्ज ऑन 14th डे। उससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो ओवम रिलीज होता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता है। उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। तो ये तो बात हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल occurs when ovum is not fertilized, ovum is not fertilized, तभी ब्लीडिंग होगी। इन केस द ओवम इज फर्टिलाइज्ड तो क्या होगा? इन दैट केस प्रेगनेंसी माइट अकर। और जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन आएगा। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इससे पहले हमने देखा गेमेटोजेनेसिस के बारे में, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, और उसके बाद इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इन केस स्पर्म डज नॉट रीच ओवम, उस केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है। उसके उसके सारे ही साइकिल्स हमने देखे। उसके हमने हार्मोनल साइकिल्स देखे, हार्मोनल फेजेस देखे, डिफरेंट फेजेस देखे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब बात करते हैं कि इन केस द स्पर्म रीचेज द ओवम, उसके बाद क्या होता है। इस केस में स्पर्म जो है, यहाँ पर ये जो सेल्स ऑफ जोना पेलुसिडा है और सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा है, इसको इसके अंदर से घुसते हुए स्पर्म पहुंच जाता है ओवम के पास। कैसे? क्योंकि स्पर्म का जो एक्रोजोम था उसके में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कोरोना रेडियाटा को रेडिएट करते हुए ओवम के पास पहुंच जाते हैं इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में। ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम।
यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये सेक्स डिटर्मिनेशन की चीज देख लेते हैं, जिसको डिटेल में तो हमें जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल्स में एक्स वाई। इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गेमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के पास एक ही, दोनों पेयर में से कोई एक ही होगा, या तो एक्स या फिर अगर मेल है तो इन दैट केस या तो एक्स या तो वाई। फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स, मेल के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब गेमेट बनता है तो कोई एक ही क्रोमोसोम होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इन दैट केस अगर ये एक्स एक्स के साथ बन रहा है तो फिर तो द चाइल्ड विल रिजल्ट इन फीमेल। लेकिन अगर एक्स वाई के साथ फ्यूज कर रहा है, देन द चाइल्ड विल बी मेल। तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होने वाला है, ऑफस्प्रिंग मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर determines the sex of baby. Now coming back, जब फ्यूजन हो जाएगा that will form a zygote. zygote क्या है? सिंगल सेल्ड है, जिसके में अभी सेल डिवीजन होना है। ये कहां पर होता है? ये फ्यूजन फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में ये होने के बाद इस्थमिक जंक्शन पे आकर के, इस्थमस में या इस्थमिक जंक्शन पे आकर के सेल डिवीजन फर्दर होना शुरू होगा। तो अब आते हैं, देखते हैं फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स पे। यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सिंगल सेल्ड यहाँ पर जाइगोट बन गया, ये डिवाइड करके 2 सेल्ड हो गया, अभी ये 4 सेल्ड हो गया, अभी ये 8 सेल्ड, फर्दर 16 सेल्ड। 8 या 16 सेल्ड जब होता है तो उसे मोरुला कहते हैं। और जब 16 सेल वापस से 32 सेल्ड हो जाता है, इसके बाद 32 सेल्ड होगा पहले, एंड देन ये 32 सेल्स जो है, जिसको जो अरेंज हो जाता है ऐसे, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। दो टाइप से इसके सेल्स दो भागों में अरेंज होने लगते हैं। एक साइड पे लग जाता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ सेल्स एक साथ बीच में साइड पर जमा हो जाती हैं, जिनको इनर सेल मास बोलते हैं। ये जो इनर सेल मास है, इसकी ही सेल्स जो हैं आगे डिफरेंशिएट करके पूरा का पूरा बॉडी बनाएंगे, पूरे ऑर्गन्स को बनाएंगी। बीच में जो एक खाली स्पेस है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इनर सेल मास के कुछ सेल्स स्टेम सेल जैसा भी बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। ये डिफरेंशिएट करके पहले तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाता है, और एक्टोडर्म एंडोडर्म बन जाने के बाद एक बीच में मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से सभी ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। एंडोडर्म सबसे अंदर की लेयर, मेसोडर्म बीच के लेयर और एक्टोडर्म बाहर की लेयर। तो इनर सेल मास हमने देख लिया क्या? पहले जाइगोट बना, जाइगोट 2 सेल्ड बना, फिर 4 सेल्ड, देन 8 सेल्ड, देन 16 सेल्ड, एंड देन 32 सेल्ड का अरेंजमेंट ऐसे हो गया कि वो एक ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जिसमें बाहर के सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट और अंदर के सेल्स ऐसे अरेंज्ड हो गए, उनको इनर सेल मास बोला गया। बीच में कैविटी है जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। अब जो ये इनर सेल मास है, इसका ही इम्प्लांटेशन होता है। ये इम्प्लांट हो जाती है ओवरी के वॉल पे, इसका ही इम्प्लांटेशन होगा, जिसके बाद फर्दर प्रेगनेंसी डेवलप होगी। तो आगे देखते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलता है, जो कि कोरियोनिक विलाई कहा जाता है जिसको, और ये यूट्रस में जाकर के अटैच हो रहा है, तो इसके चारों तरफ यूटराइन टिश्यू आ जाएगा और मेटरनल ब्लड आ जाएगा। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू है, ये आपस में मिलकर के प्लेसेंटा बनाते हैं। ये प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। ये प्लेसेंटा हमारा
एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। कैसे? ये प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी के बीच। क्यों? क्योंकि जब तक एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तब तक वो ना तो खुद से खा सकता है ना ही एक्सक्रीशन कर सकता है, तो उसका सब कुछ मदर के थ्रू ही होता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उसकी प्लेसेंटा ही उसकी तरह काम करता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो जैसे प्लेसेंटल विलाई है, कैविटी ऑफ यूटेरस है, यहाँ पर योक सैक है, एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये प्लग ऑफ म्यूकस और इन सर्विक्स है, और ये जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ रहा है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ हॉर्मोन्स के एक्शन के बारे में देख लेते हैं। जो प्लेसेंटा है, जो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रही थी, ये एचसीजी, एचपीएल, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बॉडी में इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सभी के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये 3 ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी में। रिलैक्सिन जो है ये लेटर स्टेजेस में जब पार्चुरेशन का टाइम आ जाएगा उस टाइम पर रिलीज होता है ओवरी के द्वारा, जिससे कि पार्चुरेशन में आसान हो जाए। ये वजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है। अब देखते हैं हम लोग चाइल्ड के डेवलपमेंट की। सबसे पहले हार्ट बन जाता है 1 मंथ के बाद। सबसे पहले हार्ट बन जाता है कैसे? 1 मंथ के बाद। 1 मंथ में हार्ट बन जाता है। अब ये चेक कैसे करते हैं? 1 मंथ के बाद पहला साइन हार्ट साउंड सुन के हम लोग देख सकते हैं कि एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट हार्ट साउंड सुन के कर सकते हैं। सेकेंड मंथ के एंड तक एम्ब्रियो के लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। थर्ड मंथ के एंड तक मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ के एंड तक पहला मूवमेंट और हेयर देखने को मिल जाता है। सिक्स्थ मंथ के एंड तक बॉडी कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर्स के साथ और आई लैशेज बन जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, फीटस फुली डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। 9 मंथ के पीरियड ड्यूरेशन को, ये जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है, ये जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। इसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का पीरियड, तो 3 ट्राइमेस्टर्स मतलब 9 मंथ्स। 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ये थर्ड मंथ का एंड मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सिक्स्थ मंथ का एंड मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। और थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब 9 मंथ। थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक फुली फीटस डेवलप हो जाता है। अब ये जो फुली डेवलप्ड फीटस है, ये एक सिग्नल भेजता है पार्चुरेशन के लिए। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन डेवलप फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। इसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इससे क्या होता है? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं। अब ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है, इससे क्या होता है? ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, जिससे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से और भी ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होने लगता है। अब और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन मतलब और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन का रिलीज। तो ये पूरा कंटिन्यू होता है, जिससे कि स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होता है और उसके बाद पार्चुरेशन हो जाता है। पार्चुरेशन इज द बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ फीटस बेबी। इसके बाद हम देखते हैं, अब बेबी का बर्थ तो हो गया, तो जो मैमरी ग्लैंड थी ये प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंशिएशन करती है और उसके एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी।
ये जो पहला जो मिल्क आता है शुरुआत के दिनों में उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, विच इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉर द इन्फेंट फॉर अ फ्यू डेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ। तो इतनी बातें थी जो हमने इस चैप्टर में देखा है। इसके बाद अभी हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो कि पिछले कुछ सालों में हमारे बोर्ड्स में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ मिले थे? सर्टोली सेल्स मिले थे टेस्टिस में। उसके बाद ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। जब ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी बनाना होगा तो इसमें हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। जहां पर ये प्राइमरी oocyte था जो डेवलप करके प्राइमरी फॉलिकल, इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल फिर ओवम को रिलीज कर देती है और यहाँ पे ये कॉर्पस लूटियम बच जाता है। ये पूरा आपको डायग्राम बनाना है इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी में। इसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय एलएच ओनली, एस्ट्रोजन ओनली, एफएसएच ओनली, या फिर एलएच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, ऑल ऑफ दीज। सबसे ही अफेक्टेड था। हमने उस पूरे ही टेबल में देखा था कि ये तीनों ही हॉर्मोन्स का रोल था इसमें। सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का ये नरिशमेंट कौन करता है? पेरिनियल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर सेमाइनल वेसिकल। तो स्पर्म के नरिशमेंट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, बोथ। पेरिनल ग्लैंड नहीं, ये दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था ए एंड सी। ठीक है। वेयर इज स्पर्म डेवलप्ड? स्पर्म इज डेवलप्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, ये हमने देखा था। गैस्ट्रोला में एक छेद होता है जो कहलाता है गैस्ट्रोला हैज अ पोर नोन एज, गैस्ट्रोला हैज अ पोर कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमको देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे बोर्ड के हिसाब से। व्हाट इज द रोल ऑफ, जो हमने पढ़ लिया है अभी ऑलरेडी, और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लेडिक सेल्स? लेडिक सेल्स क्या कर रहा था? एंड्रोजन सिक्रीट कर रहा था। लेडिक सेल्स एंड्रोजन बना रहा था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस? एपिडिडाइमिस क्या था? रेटी टेस्टिस और वासा इफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस से होते हुए हमारा स्पर्मेटोजोआ बाहर जा रहा था। नेम द एसेसरी ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर सिक्रीशंस। एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा था। एसेसरी ग्लैंड्स थे हमारे सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। उसके बाद प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम के साथ आपको बना देना है। वेयर आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लोकेटेड एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, and their function is to produce spermatozoa. What are the primary function of ovaries? Ovaries का primary function है to produce secondary oocyte या ovum, to produce ovum. What is the role of fallopian tube in reproduction? Fallopian tube वो जगह होती है जहां पर fertilization होता है, ovum जहां पर आकर के रहता है। Explain the structure and function of uterus. यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है, चाइल्ड और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। व्हाट इज द सर्विक्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? सर्विक्स यूट्रस के का लास्ट का पार्ट है जहां से चाइल्ड का बर्थ होता है, दैट इज द पैसेज। वो बर्थ केनाल बनाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ओवेरियन एंड यूटेराइन साइकिल्स। ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल, इसमें वो जो आपका टेबल था वहां पर ओवेरियन और यूटेराइन साइकिल पूरा दिया हुआ है। जैसे ओवरी में क्या क्या, जैसे ग्राफियन फॉलिकल मच्योर होता है और जहां पे रिलीज करता है वहां पे ओव्यूलेशन हो जाता है, और यूट्रस में उस टाइम पे क्या हो रहा होता है?
यूट्रस उस टाइम पे यूट्रस की लाइनिंग प्रॉपर होती है उस टाइम पे। उसके बाद गेमेटोजेनेसिस से कुछ क्वेश्चंस हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस का डिफरेंस जो कि आप बता सकते हैं। प्राइमरी ooसाइट, सेकेंडरी ooसाइट के बीच का डिफरेंस। ग्रेनुलोसा सेल की लेयर में अंतर होता है बस। प्राइमरी ooसाइट के ऊपर का वो प्राइमरी ooसाइट से प्राइमरी फॉलिकल और लास्ट में सेकेंडरी ooसाइट। व्हाट इज द रोल ऑफ एफएसएच एंड एलएचएस इन गेमेटोजेनेसिस? एफएसएच और एलएच के इंक्रीमेंट से ही गेमेटोजेनेसिस शुरू होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस में कब होती है? तो प्यूबर्टी पे होती है। और कहाँ पे होती है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलर बॉडी इन ooजेनेसिस? यहाँ पे देखते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी सिंस वहां पे अनइक्वल म्योटिक डिवीजन हो रहा था जिससे पोलर बॉडी बन रही थी हमारी। उसके बाद अगला सवाल है गेमिट ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल से। व्हाट ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी फेज? एलएच सर्ज। एलएच सर्ज जब होता है तो ओव्यूलेटरी फेज आता है, ओव्यूलेशन होता है। व्हाई डज यूटेराइन लाइनिंग शेड? क्योंकि फर्टिलाइजेशन डिड नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तब यूटेराइन लाइनिंग शेड कर जाती है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है? मेंटेन्स इंडोमेट्रियम, जो कि सबसे अंदर की लाइनिंग है यूटेरस की। व्हाट हैपेंस टू कॉर्पस लूटियम इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम डेवलप फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम डेवलप करता है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। हाउ डज मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी? वहां पे पूरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है। और हॉर्मोन्स का लेवल ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी रह पाए, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हाई होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से आ रहे कुछ सवाल। फर्टिलाइजेशन से कुछ सवाल। डिफाइन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कब होता है? आफ्टर इजैकुलेशन स्पर्म को फिजियोलॉजिकली रेडी होना पड़ता है। स्पर्म गेट्स फिजियोलॉजिकली रेडी फॉर fertilization. Why does fertilization occur in the ampulla of fallopian tube? Ampulla has wider space. What prevents polyspermy during fertilization? जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है तो बाहर जो लेयर है वो वापस से कवर कर देती है ओवम को, जिससे दूसरा कोई भी स्पर्म एंटर ना कर सके। दैट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स इन फर्टिलाइजेशन। ये कोरोना रेडियाटा को ब्रेक करने में हेल्प करता है। Significance of zygote. Zygote is the vital link. Zygote is the vital link. उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन और लैक्टेशन से कुछ सवाल। व्हाट इज मोरुला एंड हाउ इज इट फॉर्म? मोरुला 8 या 16 सेल स्टेज है और ये सेल डिवीजन से बन के आता है। ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमियर तब कहते हैं जब वो अरेंज नहीं रहता और ब्लास्टोसिस्ट जब वो अरेंज हो जाता है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? जब ब्लास्टोसिस्ट यूटराइन वॉल से जुड़ जाता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये कब होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन 1 वीक। नेम द लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड देयर फंक्शन। इनर सेल मास और नेम द लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, नहीं ये क्वेश्चन गलत है। लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होना चाहिए जो कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के लेयर्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। How does the placenta support the developing embryo? Placenta act as an endocrine tissue and secretes hormones and structural and functional unit between developing embryo and
mother. Which hormone are involved in maintaining pregnancy? प्रेगनेंसी मेंटेन करने में HCG, HPL, रिलैक्सिन, HCG, HPL और ईस्ट्रोजन का बहुत रोल है. What is the role of relaxin? It relaxes the hip bone. What initiate uterine contractions during labor? What initiates uterine contractions during labor? इसमें तो हमने देखा था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है यही शुरू करता है लेबर. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से लेबर शुरू होता है और फाइन उसके बाद यहाँ पर और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस. ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस कराता है. कोलोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क. विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन? इस हार्मोन के बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिलीज करता है. हाउ डज द सकिंग रिफ्लेक्स प्रोमोट मिल्क इजेक्शन? ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से नहीं है. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन इन, भाई एग्जाम अगेन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन इन लैक्टेशन? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को. स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन. वाई इज ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड? क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है. इसके न्यूट्रिशियस वैल्यूज की वजह से. जेस्टेशन पीरियड, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको ही जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप ढंग से लगा लेते हैं तो यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. एंड दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. फाइनली हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड. इसके बाद हमारे पास इस यूनिट में एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू.